एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। साधारण मर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे उसका भीतर में ये घुस गया जिसको गोली लग गया तो नहीं। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। तो कोई भी ये काम किया है वो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बंगाल में चुनावी नतीजों के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हत्या और हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही। बंगाल में जब से नया जनादेश आया तब से हिंसा का ऐसा दौर चल रहा है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिन में 6 हत्या की घटना सामने आ चुकी। ताजा मामला मध्य ग्राम का है, जहां पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के बीच सड़क पर ही गोली मार करके हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ की हत्या तब हुई जब वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे और तभी एक कार चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। इसी दौरान बाइक पर आए हमलावरों ने 10 राउंड की फायरिंग की, जिसमें कि 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुवेंदु के पीए की हत्या से बंगाल में सियासी तूफान इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने शुवेंदु के पीए की हत्या की साजिश को रचा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि हत्या के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है और घटना की सीबीआई जांच की मांग भी की है। लेकिन अब सवाल यह है कि बंगाल में हिंसा के पीछे आखिर कौन है? किसके ऑर्डर पर शुवेंदु के पीए की हत्या की गई? कौन बंगाल को अशांत करना चाह रहा है? और सवाल यह भी कि आखिर बंगाल के हालात कब सुधरेंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नई सरकार की शपथ से पहले एक और राजनीतिक हत्या ने हड़कंप मचा दी। हत्या बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हुई, जिन्हें कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यग्राम के पास बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से अपने घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। तभी चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क रुकवाकर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया है कि 2 गाड़ियां चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रही थीं। इनमें एक कार और एक बाइक शामिल थी। कार ने चंद्र की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। बाइक सवार हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। ऑस्ट्रियन पिस्टल से चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो पर फायरिंग की गई। 4 गोलियां शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ को लगी। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गईं। 1 गोली चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी लगी। रात के वक्त गोलियां बरसाकर बदमाश फरार हो गए। आनन फानन में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही चंद्रनाथ की सांसों की डोर टूट गई। डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है।
बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच तेज कर दी है। जांच की शुरुआत में ही पुलिस के हाथ सबूत लगे हैं। जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए थे, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने मौके से वो कार भी जब्त की है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था। हालांकि उस पर लगा नंबर प्लेट फर्जी निकला। हत्यारों तक पहुंचने के लिए बंगाल पुलिस पूरा जोर लगा रही है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के लिए पेशेवर शूटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर लगाए गए थे। लेकिन जांच के बीच बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने हत्या कराने का आरोप टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर मढ़ दिया। अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर अर्जुन सिंह के सनसनीखेज आरोपों ने सियासी तपिश बढ़ा दी। सवाल खड़े होने लगे, क्या पूरी प्लानिंग से चंद्रनाथ की हत्या की गई? क्या बदला लेने के लिए चंद्रनाथ पर फायरिंग कराई गई? सवाल टीएमसी पर उठने लगे तो ममता की पार्टी ने आरोपों का खंडन करते हुए हत्या की निंदा कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। देखिए, जो चला गया उनका परिवार का क्या हाल होगा, और उनके परिवार का वो व्यक्ति तो चले गए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। टीएमसी ने हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग की है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब चुनाव के बाद बंगाल में गोलियां तड़तड़ाई हों, बल्कि बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद ये छठा मर्डर है। चंद्रनाथ की हत्या से पहले हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता जादव बाग की पीट कर हत्या की गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे। न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। हिंसा के इस दौर में टीएमसी कार्यकर्ताओं का भी मर्डर हुआ। बीरभूम के नानूर में हिंसक झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता अभी शेख की मौत हो गई। वहीं कोलकाता के बेलघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक की हत्या चुनावी रंजिश की वजह से किए जाने के आरोप लगे। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के कैनिंग से टीएमसी नेता शेख मुजीब का शव भी बरामद हुआ। साफ है, बंगाल में जब से नया जनादेश आया है तब से हिंसा का ऐसा दौर चल रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जब शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हुई तो बंगाल में सियासी बवाल बढ़ने लगा। कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। एंड जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए विदाउट डिले। बंगाल में चंद्रनाथ की हत्या पर हो रही सियासत के बीच सवाल है, शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर आखिर किसने किया? शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर का ऑर्डर किसने दिया? किसने चंद्रनाथ की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी? और सवाल ये भी कि बंगाल में हत्या और हिंसा का ये खूनी खेल कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करा दें। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, और हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय राउत
संजय साहू जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का ही रुख करूंगी और मैं ये समझना और जानना चाहूंगी कि आखिर जो इस वक्त स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, इसको लेकर के जब शुभेंदु अधिकारी को मुकेश जी हम सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं ये चुनाव जीत गया, मैंने ममता बनर्जी को हरा दिया, इस वजह से मेरे पीए की हत्या की गई है। सर, इस तरीके की बात आप इतने डंके की चोट पर कैसे कह सकते हैं कि हत्या कराई गई है, टीएमसी की ओर से कराई गई है, क्योंकि उन्होंने ममता को हरा दिया? मैं समझता हूं कि यहाँ की जो इतिहास है बंगाल का, वो बहुत खूनी इतिहास है। अगर आप मतलब पास्ट को देखें, भूत को देखें, तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस में भी 1960 को लेकर के नेक्स्ट राइट मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ और किस प्रकार से वहां पर जो है वायलेंस हुआ। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि किसी ने अपने बाप को उसके बेटे का खून में चावल डाल करके, उसमें खून में डाल करके उसको खिलाया गया। मतलब बर्बरता और जघन्यता बंगाल की पॉलिटिक्स में डीएनए में, किसी सोशियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि स्ट्रक्चर है बंगाल का। अब जो है इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है जो कि ममता बनर्जी के सपनों में भी नहीं आ रहा था कि मैं कभी भी परास्त हो सकती हूँ। उनके हमेशा दिमाग में ये था कि बंगाल पर्यायवाची है ममता बनर्जी का। जैसे एक जमाने में बरुआ जी ने कांग्रेस में कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। सो इस लेवल का एरोगेंस, और उसके बाद इनके जो भतीजे अभिषेक, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन गए, पावर सेंटर बन गए। ममता बनर्जी को लगा कि मैं तो स्तंभ हूं, मैं मुझे कोई नहीं हिला सकता। तो जो इस प्रकार से जो गुंडागर्दी टीएमसी के लोगों ने सीपीएम के लोगों को लेकर के, आप देखिए 2011 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा। क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि उनको ये लगा कि कांग्रेस जो है राजनीतिक रूप से इतनी वो मजबूत नहीं है कि सीपीएम के 34 साल के रूल को हिला दे। तो ये उनका सबसे बड़ी प्रेरणा थी। तो 2011 में उन्होंने इसीलिए छोड़ा कि मैं अब बताती हूँ कि क्या है सीपीएम, मैं सीपीएम को खत्म कर दूंगी। तो सीपीएम के जितना भी काडर था वो ममता बनर्जी के अंदर आ गया। तो उनका क्या ट्रेनिंग थी? मारो, काटो, किसी भी तरीके से वोट अपने हाथ में रखो, वोट मत डालने दो जो हमारे खिलाफ है, और कोई खिलाफ बोलता है तो उसको पीटो, उसमें घर जाकर के, और पूरी उसमें स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व थी। तो अभी इसमें भी अब आप ये देखिए कि ममता बनर्जी अराजकता की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। चाहे वो ग्रीन फाइल है, ईडी की रेड चल रही है, वो फाइल ले जाने की हिम्मत करती हैं। अरे आप चुनी मुख्यमंत्री हैं, संविधान का कुछ तो आप इज्जत नहीं। लेकिन मुकेश जी, कोई प्रूफ तो नहीं है ना, क्योंकि अब तो टीएमसी भी खोल करके कह रही है कि भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है आप सीबीआई जांच करवाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको। मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें देखिए अभी तक प्रूफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मतलब मुझे लगता है सवाल निशान तो टीएमसी के उस पे विचार पे, उनके कंडक्ट पे खड़े होंगे, क्योंकि उनका इतिहास ऐसा है। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो सकती है। देखिए बहुत से घुसपैठियों को हमने यहाँ से बाहर भेजा है, बांग्लादेश गए। तो बांग्लादेश में तो ऑलरेडी आपने समझ लें कि वहां पे किस प्रकार की हिंसाएं हुई, किस प्रकार से वहां पे जेनजी मूवमेंट हुआ। तो हो सकता है कि बाहर की ताकतों को भी ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि बॉर्डर स्टेट। देखिए क्या हो गया, मैं आपको बताऊं, सर्जिल इमाम ने कहा था कि मैं चिकन नेक को तोड़ दूंगा। ये 22 किलोमीटर की एक नैरो स्ट्रिप है, बड़ी संकीर्ण स्ट्रिप है, जिसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, और ये बंगाल से ही सिलीगुड़ी होते हुए जाता है। इसको सिलीगुड़ी ट्रैक कहते हैं। तो वहां पे अब उनको लगा कि ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं, ये तो पूरे जितने बॉर्डर्स हैं उनको बिल्कुल चौकस कर देंगे और किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी के कोल्यूशन से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, उसमें हर एक प्रकार के तत्व आ रहे थे, उसमें गुंडे भी आ रहे थे, उसमें मवाली भी आ रहे थे, उसमें कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल था। और बांग्लादेश से, म्यांमार से इन लोगों का अगर आप डीएनए देख लो, रोहिंग्या का, ये मारपीट के लिए जाने जाते हैं, बहुत वायलेंस करते हैं, और ये वायलेंस का डीएनए जो है यहाँ पर धीरे धीरे। तो हो सकता है कि इसको एक मैसेजिंग दी गई हो शुभेंदु अधिकारी को कि जरा होश में आ जाओ, तुमने ममता बनर्जी को हराया है, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं, हम आपको ऐसे ठीक कर देंगे। तो इसके पीछे हो सकता है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश हो कि कैसे डिमोरलाइज किया जाए इस सरकार को, आने से भयमुक्त ना कर करके भयभीत कर दिया जाए, और ये अपना होश और अपना आपा खो बैठे। ठीक है। तो इसके पीछे ये देखिए प्रीमेडिटेड मर्डर है। अब आपने देखिए इसमें पिस्टल कौन सी पाई गई? ऑस्ट्रियन पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल पाई गई। तो ऑस्ट्रिया पिस्टल कहां से आई होगी, जरा मुझे बताइए। ठीक है मुकेश जी, इस बात पर भी मैं लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी है, वो भी दर्शकों को बता दें। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। हत्या की घटना के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं।
अखिलेश यादव का कहना है ये, गृह मंत्री से पूछिए हत्या कैसे हो गई। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि मुझसे नहीं बल्कि गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए कि आखिर यह हत्या हुई तो हत्या हुई कैसे, क्योंकि बंगाल अब किसी और की अमानत हो चुकी है और यहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फिर उनकी तय होती है। हालांकि हम जब से ये देख रहे हैं कि यहां सत्ता परिवर्तन की खबर सामने आई, ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ये दोनों ही पार्टियों के साथ हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं की जाने गई हैं। तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की। और अब एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख करेंगे। फिलहाल केतन जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना जरूरी है कि हम देखते हैं कि ये केवल एक पार्टी को लॉस नहीं हुआ है। पोस्ट पोल इलेक्शंस हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पोस्ट पोल किलिंग हुई है और उसके बाद यहाँ बीजेपी को भी खामियाजा उठाना पड़ा है, टीएमसी को खामियाजा उठाना पड़ा। कांग्रेस किस पर भरोसा कर रही है? सीबीआई जांच होनी चाहिए या राज्य पुलिस को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इस घटना की, दुखद घटना की, दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं और गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बेचारा एक माँ का बेटा, एक सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि वो बेचारा एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन था। वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा या कोई राजनीतिक नेता या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था। वो बस एक किसी नेता का पीए था, एक आत्मसहायक। तो इस प्रकार से जो घटना, इसकी पहले मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उसके बाद कुछ सवाल जो जहन में आते हैं वो ये है कि अगर एक सरकार, सोचिए कि बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इन 15 सालों में किस रसातल में जाकर पहुंची है कि आज सरकार बदलने के बाद भी जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं, उनके हौसले आज भी इतने बुलंद है। तो वो एक सरकार के जो हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, पर वो एक निर्वाचित सरकार है, हो सकता है उसके वो मुख्यमंत्री हो या कोई एक महत्वपूर्ण मंत्री हो सकते, उनके पीए को अगर मार दिया जाता है तो ये सवाल जरूर उठता है कि अगर ऐसा होता कि अगर भाजपा की जगह तृणमूल ही जीती होती तो आप उस आलम का, उसका एक आप अंदाजा कर सकते हैं। तो फिर वो जो इतना जो आतंक होता है, जो इतना जो हिंसा हो रही है, वो किस लेवल पे हो रहा होता है। एक दूसरा कि मैं बताऊं कि चुनाव के दौरान ही सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई है दुर्भाग्यजनक कि हमारे कांग्रेस एक कार्यकर्ता आसनसोल में, जिसका नाम देवदीप चटर्जी है, उसकी हत्या कर दी गई इन्हीं तृणमूल के गुंडों के द्वारा। और उसके बाद मैं सवाल यह भी पूछना चाहता हूं कि देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी उनका एक जेड कैटेगरी की सुरक्षा रहती है, उनको उनके साथ हमेशा बीसीओ हमारे जो जवान हैं, सीआरपीएफ के वो जवान चलते हैं, पर उन्हीं के एक तो उनके साथ वो चलते हैं, पर उन्हीं के निजी सहायक के साथ उनके पीए, जो भी एक उनका इतना एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी का इंसान है, उसकी जान की क्या कोई कीमत सरकार को नहीं समझ में आती थी क्या? उसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा था क्या? और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में वहां सरकार हो सकता है कि निर्वाचित नहीं और पुरानी सरकार के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है, पर अभी जो प्रशासन है वो पूरा राज्यपाल जी के हाथ में है और चुनाव आयोग के हाथ में है। हमने और एक चीज गौर करने वाली बात है, जो ध्यान से सुनिएगा, कि चुनाव के दौरान यहाँ अभी भी 2.5 लाख हमारे अर्धसैनिक बल बंगाल में मौजूद है, 2.5 लाख। और चुनावों के समय हमने देखा कि हमारे अर्धसैनिक बलों ने बड़ी तत्परता से काम किया था, कोई हिंसा की घटना नहीं थी, परिंदा पर नहीं मार पाया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ ढील हो गई, कहाँ चूक हो गई, या जो प्रशासन शासन है वो एकदम से स्वागत समारोह और उत्साह में, उल्लास में इतना डूब गया कि सुरक्षा पर जो उनकी जो पहली जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कहाँ चूक हो गई, कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। कि मान लीजिए वो कोई साधारण व्यक्ति, हालांकि गैर राजनीतिक व्यक्ति था, पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक बहुत बड़े नेता के, वो भाजपा के चेहरा थे बंगाल में, उनके वो इतने करीबी लोग थे, तो उनके ऊपर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। एक इंटेलिजेंस फेलियर भी मैं मानता हूँ। जिम्मेदारी बेशक ये जो है वर्तमान जो प्रशासन है, गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय कहिए, राज्यपाल कहिए या चुनाव आयोग कहिए, सभी भाजपा के हैं। तो भाजपा से भी सवाल उठा जाएगा कि आपने पूरा चुनाव लड़ा था भय मुक्त बंगाल के नारे पर, और भय मुक्त बंगाल के नारे पर चुनाव लड़के आप शुरुआत में, अभी सरकार गठन भी नहीं हुई और आप इस प्रकार का माहौल बंगाल को दिखा रहे हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे। अगर आपकी शुरुआत ऐसी है, इतनी भयावह, कितना भय है अगर वातावरण में,
तो आप 5 साल क्या सरकार चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? के पास लौटूंगी, लेकिन एक बार हम पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, वो एक बार दर्शकों को और आप लोगों को भी दिखा दे कि किस तरीके से चंद्रनाथ रथ को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वहां स्थानीय लोगों के द्वारा। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल शुभेंदु अधिकारी के पीए के तौर पर चंद्रनाथ रथ कार्यरत थे, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन समाप्त होने के 48 घंटे के बाद जब वो अपने कामकाज को खत्म करके अपने घर वापस लौटने के लिए निकले थे, रास्ते में उसी दौरान अचानक से उनकी पहले तो घेराबंदी की गई और उसके बाद से कई राउंड की फायरिंग की गई उनकी गाड़ी पर। अब एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमने केतन जी से जाना, लेकिन अब सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित मल्होत्रा नेता हैं टीएमसी से। सर, ये समझना जरूरी है कि बार बार आरोप, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, लगा टीएमसी पर रही है। हालांकि आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है सीबीआई जांच की मांग की जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है कि हमने कई बार देखा है कि जब पोलिंग बूथों पर जिस तरीके का अटैक हुआ 2021 के तर्ज पर ही इस बार भी वो रिपीटेशन दिखाई दिया, और ये इसी वजह से कहा जा रहा है कि उन कड़ियों को जोड़ते हुए टीएमसी पर निशाना साधा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? सुरभि जी, देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये नहीं होनी चाहिए, ठीक प्रदेश में नहीं होती है, पर बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की हत्या हुई है वो जिन लोगों ने भी करी है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो बंगाल में, कोई हो, उसे ढूंढ करके निकालिए, सीबीआईडी के द्वारा जांच कराइए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कब तक ये चीजें होती रहेंगी? और हम लोग क्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के ऊपर आरोप लगाना और टीएमसी किसी के ऊपर आरोप लगाना, कांग्रेस ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाना, ये कब तक चलता रहेगा? भाई सत्ता आपके पास आ गई, भयमुक्त का वादा आपने करा था, भयमुक्त कब तक होगा? 2.5 लाख सेना अभी भी बंगाल में पड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा 4 तारीख को जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने के बाद वहां पे जिस तरीके से लोगों ने भगवा कपड़े पहन करके, टीका लगा करके, जय श्री राम का नारा लगा करके महिलाओं को, बच्चों को थप्पड़ मारना, गाली बकना, जय श्री राम का नारा बोल करके घर में घुस के मारना, तोड़ फोड़ करिए, वो हमने देखा। पर जो सेंट्रल फोर्सेस थी मूर्त अक्षर बने खड़े हुए देख रही है। क्यों नहीं आप लोगों ने हटाया? क्यों नहीं आप कह देते? क्यों जुलूस निकाले गए? जब आपको मालूम था ये चीजें होती हैं तो जुलूस को बैन करना चाहिए था, चाहे फोर्सेस और बुलाते। क्यों गृह मंत्री जी उस समय कहाँ गए थे? गृह मंत्री जी और नहीं रिपोर्ट कर सकते थे कि साहब आपके उसमें आ गई, आप फोर्स और बढ़ाते? कोई जुलूस नहीं, कुछ नहीं, चुप पे आप 4 लोग जाइए, सीधा गाड़ी में बैठिए, अपने अपने घर निकल जाइए, कोई जुलूस नहीं, कुछ नहीं। पर नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाना था, टीएमसी ने कर दिया, क्योंकि इनका आरोप है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए हैं वो 4थे पीए की हत्या हुई है, 2013 में भी हुई थी, प्रदीप झा की। सवाल उठेंगे कि उन सब की फाइलें खुलना, क्या 4थे पीए की हत्या, इन्हीं के पीए की हत्या क्यों हो रही है? कुछ ऐसा तो है कि उन्होंने जान नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए को लेकर के सवाल तो इसलिए भी खड़े हो रहे हैं और खासतौर पर टीएमसी को घेरने का काम किया जा रहा है क्योंकि उनके पीए का पुराना रिश्ता रहा है टीएमसी से, और जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा उसके बाद से वो भी बीजेपी के साथ ही हो लिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए बन गए। ये तो उनकी मां भी कह रही है, ये तो उनकी मां भी कह रही है कि ये जो हत्या की गई है ये एक बदले की राजनीति के तहत में की गई है। बदला तो अब वो तो आरोप उनकी माँ का बेटा गया है ना। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ ने अपना बेटा खोया, उस व्यक्ति जिसने मारा है, कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उसे जमीन से खोद करके निकालिए। अमित शाह जी कहते थे कहीं पे व्यक्ति हो तो खोद के निकालिए, उसे मारिए, उसे ऐसी सजा दीजिए कि वह भूल जाए आने वाली पीढ़ी हुई उसकी। पर जब भी देखा गया है रक्त रंजिश हो रही है। आप कहती हैं कि साहब वो टीएमसी की सरकार है, चलिए मैंने आपकी बात समझ ली है। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में अजीत पवार प्लेन हादसा हुआ, किसकी सरकार थी? क्या जांच हुई? उनके भतीजे ने, अजीत पवार जी के भतीजे ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोई जांच हुई? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास सर, वो लेकिन हादसा था, रिपोर्ट उस पर आ चुकी है, मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही अभी भी चुनाव के बाद से हिंसा। बंगाल के हावड़ा में बमबाजी और पथराव हुआ है। बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता इस बीच घायल हुए हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी करने की कोशिश की गई। हिंसा के बाद इलाके में इस वक्त भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। आप सोचिए कि चुनाव बीत चुका है
यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया है, इसके बावजूद जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, बमबाजी, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी, ऐसे में जो हिंसा है वो थम नहीं रही और इस वक्त जगह जगह पर चेकिंग भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की टीम लीड लिए हुए है। ये दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां जहां पर इस वक्त उन्हें किसी भी तरीके का संदेह दिखाई देता है तो वहां पर वो जांच भी कर रहे हैं। यहां तक कि अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च तक निकाला जा रहा है और कई लोग जिन पर संदेह है किसी भी तरीके से, तो फिर उनको रडार पर रखकर उनसे पूछताछ भी हो रही है। तो फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम को डिप्लॉय किया गया है। जगह जगह पर बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता फिलहाल घायल हुए हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है। ये ईंट पत्थर जो इस वक्त आप बिखरे हुए देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीरें जो सामने आई है। एक बार फिर अब हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब हम मेहमानों के पास जाते हुए फिलहाल मैं रुख करना चाहूंगी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय सहाय जी। सर, जब हम देखते हैं ग्लॉक 47X का इस्तेमाल किया गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायरिंग की गई, 6 से 10 राउंड की लगभग ये फायरिंग बताई जा रही थी। एक ऐसे कार का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसका नंबर प्लेट फर्जी निकलता है। बाइक पे सवार होकर के ये लोग आते हैं और सर ये कैसे समझा जाए जिसके पास प्रोफेशनल हथियार है, ये कैसे मान लिया जाए कि वाकई में ये ट्रेंड प्रोफेशनल किलर नहीं था या इसे किसी ने जानबूझकर सुपारी नहीं दी हो? ये ट्रेस करने में कितना समय लगेगा? ये कोई मानने को बोल नहीं रहा है कि ये प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे। जब भी किसी केस का इन्वेस्टिगेशन होता है तो हर एक एंगल से केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, लेकिन जो जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है कल रात से अभी तक, इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है। आपने टीम्स बनाया, आपने सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अभी तक भी एक भी असेलेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ। वहां भी पूरे एरिया में आपके सीसीटीवीज हो गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने किया है, मूवमेंट्स आपको पता है, किस किस से एनिमिटी था वो सब कुछ आपको पता है। उतना होने के बाद एक 3 हिस्ट्री शीटर्स को इन्होंने उठाया है। 3 हिस्ट्री शीटर्स को उठाने के सिवा जिनका आइडेंटिटी अननोन रखा गया है इन्वेस्टिगेशन के कारण, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, उसको छोड़ के पब्लिक डोमेन में कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव टीम करेक्ट रास्ते पे जा रही है और 48 घंटे में ये डिटेक्ट कर दी। इसके साथ साथ पूरा जो ये कंफ्यूजन है, ये पॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेशन, ये आज दोनों मिलके एक ही हो गए हैं। ये पूरा इस परिस्थिति में क्यों पहुंचा है कि हमारे भी जितने पैनलिस्ट हैं उनको करीब करीब पूरा आइडिया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कहां अंत होगा। जो पुलिस का काम है उसको ऐसे माहौल में उनको छोड़ देना चाहिए। पुलिस का काम है पुलिस करे। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पिछले 40 दिन से चल रहा है। 40 दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वहां का चला रही है। आपने डीजी का ट्रांसफर किया, एसपी का, जिसको भी इलेक्शन कमीशन को लगा कि वो पिछले सरकार के साथ है या इनकॉम्पिटेंट है या बहुत दिन से, उनको सबको चेंज करके आज की तारीख में पूरा जो महकमा है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से टोटल उनके कंट्रोल में चल रहा है। और जब इलेक्शन होने तक सब कुछ ठीक हुआ और जिसकी पूरी आपने एप्रिसिएशन आपने लिया कि सब कुछ अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया उसको समझ में नहीं आता है। आज के तारीख में पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहां के जो अथॉरिटीज हैं उनके कंट्रोल में किसी रूप से नहीं दिखता है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ है। 200 FIRs, 433 लोग गिरफ्तार हुए हैं और करीब 1100 से ज्यादा लोग भी डिटेंशन में हैं। अगर वैसा ही है तो व्हाई डोंट यू पुट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स? आप उसको जो है टोटल जो है कर्फ्यू लगाइए, आप उस तरीके से उसको कंट्रोल कीजिए टिल द टाइम वो कंट्रोल में नहीं आता है। दूसरा आप देखिए कि चाहे टीएमसी के हो या बीजेपी के हो, जो भी इनका अपना इंटरनल चलता रहा है उसमें काफी कुछ तो टीएमसी और बीजेपी और सीपीएम वो एक ही लोग होंगे जो सीपीएम के टाइम से आज तक भी झंडा लेके घूम रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है ये जो लोग जिसको ये पार्टी वर्कर्स बोल रहे हैं, अगर वो लिंचिंग कर रहे हैं, किसी को हैक कर रहे हैं, किसी को इतने क्लोज रेंज पे शूट कर रहे हैं इन अ प्योरली प्रोफेशनल मर्सिनरी मैनर, तो वो गुंडे नहीं है तो और क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं था, गुंडे नहीं है तो क्या है? जब इस तरीके के किलिंग्स और इस तरीके का दहशत वो फैला रहे हैं, बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि बुलडोजर लेके क्यों घूमे और वो आइडेंटिफाई भी नहीं होने सके। तो जितना कुछ पुलिस का काम है उसको छोड़ के भी मुझे लगता है कि
काफी कुछ इंटरफेरेंस एक्को है, मुझे मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या है, लेकिन ये 4 तारीख के उस समय से लेके आज 7 तारीख की शाम हो रही है, 3 दिन तक इस तरीके का वायलेंस इन अ प्लेस विच इज टोटली अंडर कंट्रोल, जो कि 1-1.5 महीने से पूरे कंट्रोल में रहा है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और इतने कुछ लोकल पुलिस और उसके साथ कोई 2.5 लाख बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्सेज। अगर 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेज रहे, इट इज एज गुड एज आर्मी ओनली। 2.5 लाख तो पूरा सीआरपीएफ और बीएसएफ का 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख इस तरीके का उनका नेशनल स्ट्रेंथ है। तो अगर 80,000 लाख भी फोर्स है, उसको कंट्रोल करने में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं तो कुछ खामी है, उसको इमीडिएट सेटरेट करना चाहिए। जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, इट शुड बी गिवन टू ए स्पेशलाइज्ड टीम, वो पूरे का पूरा करे। ये नहीं एक केस आप किसी को दे दिए, दूसरे केस, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं काफी कुछ केसेस इसमें, वो सीपीएम से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इन अ स्टेराइल एटमॉस्फेयर, क्योंकि सब कुछ जब ये चलता रहेगा, पॉलिटिक्स भी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी, हम प्रूव करेंगे उसने किया, वो प्रूव किया कि इसने किया, तो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन अ लिमिटेड टाइम वो डिलीवर होना चाहिए। अगर वो नहीं डिलीवर होता है तो डाउट्स बना रहेगा। ठीक है संजय सर, लॉटरी में आप इस बीच एक और बड़ी खबर है कि चंद्रनाथ की हत्या में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया गया है। बाइक को मध्यम ग्राम पुलिस स्टेशन लाया जा चुका है और चंद्रनाथ की हत्या की शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि हत्यारों ने 7 किलोमीटर तक चेज किया था, यानी कि पीछा किया गया था चंद्रनाथ का। आप सोचिए 7 किलोमीटर तक पहले तो वो पीछा करते रहे और उसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, एक गाड़ी को पहले स्कॉर्पियो के आगे लगाया गया और फिर बाइक सवार अपनी बाइक से उतरे और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर रखते हुए धड़ाधड़ गोलियां चला दी, जो कि 2 ऐसी गोलियां बताई जा रही है चंद्रनाथ के सीने में जा लगी और वो आर पार हो गई। और इस दौरान चंद्रनाथ के ड्राइवर अभी बुरी तरीके से घायल हुए, उनका इलाज अभी भी चल रहा है, हालांकि क्रिटिकल सिचुएशन में बताया जा रहा है ड्राइवर को भी। और ड्राइवर अगर होश में आ जाए तो कुछ मुमकिन तौर पर बात निकलकर सामने आ सकती है, कोई बयान किसी प्रकार की दर्ज करवाई जा सकती है कि उस दिन हुआ क्या था। तो एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संजीव कौशिक सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना बहुत जरूरी है शुवेंदु के पीए को लेकर के जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मां एक तरफ है जो अपनी बेटी के लिए आंसू भी बहा रही है लेकिन इंसाफ की गुहार भी लगा रही है, वो सवाल भी खड़े कर रही है और ये कह रही है कि ये जानबूझकर बदला लिया गया है। बदला ये किस ओर इशारा है, आपको क्या दिखाई और समझ में आता है? साथ ही जब बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी कह दे रहे हैं कि जानबूझकर निशाना बनाया गया क्योंकि मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हरा दिया, उसके बाद से मेरे पीए की हत्या कर दी गई। अभी हमने जब सुमित जी से बातचीत की तो वो ये कहते हैं कि आप खुद सोच करके देखिए कि हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और यहां तक ये पहला मामला नहीं है शुवेंदु अधिकारी के पीए की बार बार जान क्यों जाती है, चौथा मामला ऐसा है जब उनके चौथे पीए की जान गई है। देखिए सुरभि, बंगाल की स्थिति अभी जो है वो बेहद चिंताजनक है। लगभग 2,500 सीएपीएफ की कंपनियां, 40,000 से ज्यादा स्थानीय पुलिस बल, एसएसबी, सीआरपीएफ के इतने जवान, चप्पे चप्पे पर पूरे बंगाल में पुलिसिया नजर, और उसके बावजूद इस तरह की हत्या निश्चित तौर पे बंगाल के शासन व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये है कि हम किससे सवाल पूछें? उससे सवाल पूछे जिसे लोगों ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उससे सवाल पूछे, या उससे पूछे जिसके हाथ में भी पावर है। हम केंद्र सरकार से पूछे, गृह मंत्रालय से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, किससे पूछे? सब लोग जानते हैं कि आज के वक्त में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में है या गृह मंत्रालय या इलेक्शन कमीशन के अंदर निहित है। जब आपको पता था पहले से ही इतने फोर्स क्यों बुलाए गए? पता था आपको और आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद में भी गणना के बावजूद 2 महीने तक ये सारी कंपनियां यहाँ रहेंगी। क्यों रहेंगी? आपको अंदेशा था कि यहाँ की स्थिति बिगड़ने वाली है। तो आखिर बिगड़ने के लिए भूमिका जब बांधी गई तो क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते तो आपने क्यों उन्हें छूट दिया कि वो बुलडोजर लेकर के और उस पर तांडव करे? जब टीएमसी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के उत्पात मचाने लोग गए और वहां पे आगजनी किया, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आखिर ये कौन लोग थे? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो उनके साथ खुलेआम दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन के लोग उसमें मस्त झूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर टीएमसी का प्रत्याशी यदि मतगणना केंद्र से बाहर निकलता है, प्रत्याशी नहीं पूर्व विधायक हार के जब बाहर निकलता है तो पुलिस के ठीक नाक के नीचे उसकी आंखों के सामने उसकी पिटाई होती है और पुलिस मुख्य दर्शक बना रहता है। किसने खराब किया बंगाल का माहौल? क्या बंगाल को मणिपुर बनाने की इच्छा है? किससे हम सवाल पूछें?
उससे पूछे जिसको लोगों ने, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जिसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज नहीं तो कल ममता बनर्जी अपने मन से हो तब, या फिर संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके उनको हटाया जाए, या हट ही गई है एक तरह से मुख्यमंत्री। आज डबल इंजन की सरकार, और लोग जो ये बात कह रहे हैं कि बंगाल का चरित्र ही ऐसा रहा है, रक्त रंजित रहा है, हम उससे तुलना नहीं करना चाहते। आज की स्थितियां भिन्न है। आज डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार वहां पे पूरी ताकत से है। तब भी हम सवाल पूछे, टीएमसी से पूछे, टीएमसी के गुंडे क्या इस भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को कई चैनलों पर हमने कहते सुना है कि ये टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के अपने ही कार्यालय पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो हमारे का आदमी नहीं है। क्या सचमुच में अपने ही पार्टी से लोग इस कदर नाराज थे कि दूसरे किसी का झंडा लेकर के अपने कार्यालय में तोड़फोड़ मचा देंगे? क्या इस कदर स्थिति खराब थी? हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अब भी हमने देखा दिल्ली के मामले में, दिल्ली दंगे में हमने देखा है, हमारा अनुभव रहा है कि 48 घंटे तक दिल्ली दंगे में दिल्ली धू करके जलती रही, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नाक के नीचे और हाथ पर हाथ धरे गृह मंत्रालय बैठा रहा। 48 घंटों के बाद में वो एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ? आखिर ये पूछा जाना चाहिए कि सचमुच में शुभेंदु अधिकारी के उस पीए के मरने से किसको लाभ है और किसको हानि है? ये सवाल तो बनता है ना, आखिर क्यों मारा गया? रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि अभी बात चल रही थी कि वो पहला नहीं है, वो इससे पहले लगभग 3 और लोगों की जान जा चुकी है। और जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। प्रदीप झा 2013 में डेड बॉडी उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में कोलकाता के सड़कों पे लवारिस मिली थी। दूसरी घटना 2018 में। संजीव जी, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि अब ये जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन था, क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? लोगों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हाँ। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। टाइमिंग सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है। किस टाइम में, किस वक्त में कौन सा आप कदम खेल रहे हैं शतरंज के चाल के जैसे, वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम उसमें नहीं जाना चाहते कि उससे पहले 3 लोगों की मतलब ये चूंकि था रिकॉर्ड मेरे पास, इसलिए हम लोगों का नाम और साक्ष्य के आधार पर जगह परिस्थिति का हम बताना शुरू कर दिए, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतने पुलिस के साये के बीच में बंगाल यदि सुरक्षित नहीं है तो कैसे, कब सुरक्षित रहेगा? ठीक है। जिसको भी कुर्सी पर बैठाया जाएगा, क्या यही धधकता हुआ बंगाल उसको मिलेगा? क्या जानबूझ करके बंगाल के लोगों को या साजने के लिए या सत्ता परिवर्तन के नाम पर उन लोगों के लिए जो लोग सत्ता में पहले से थे उनको साजने के लिए जानबूझ कर ढील दी गई है? और यदि ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक है। ये विफलता साफ दिखाई देता है कि केंद्रीय एजेंसी, गृह मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन की विफलता है। सारे अधिकारी तो वही है ना, उनका ही आदेश मानेंगे। आज के वक्त में ममता बनर्जी का कौन अधिकारी आदेश मानने जा रहा है? अभी संजय जी बोल रहे थे सचमुच में क्या कार्रवाई हुई, कोई बताएगा कि आखिर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक कोई उसके बारे में सूचना नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी है। बंगाल की जनता के प्रति सहानुभूति है, उस परिवार के प्रति सहानुभूति है जिसने अपने बेटे को खोया है, लेकिन ये बेहद खतरनाक दौर में बंगाल जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है संजीव जी, लौट रही हूँ। केतन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, मुकेश जी का रुख करूंगी। जी, मैंने सबकी बात सुनी और संजय साहब ने बड़ी पार्टिनेंट ये बात कही कि आखिर ये शोरगुल सबके बीच में जो कार्रवाई होती है, क्योंकि वो खुद भी पुलिस महकमे से रहे हैं तो उनकी बात को बड़े गुस्से सुन रहे थे। तो उन्होंने सही कहा कि आखिर एक ठोस कोई कार्रवाई या फिर दिखने लायक योग्य कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। बयानबाजियां हुई है, दोष आरोप हुए। हम यही चाहेंगे कि जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपना भाई खोया है, उनका एक छोटा बच्चा भी था जो एक, हम ये चाहेंगे कि इसकी जांच हो और तह तक जांच हो और क्या कॉन्स्पिरेसी है वो सामने आए। पुलवामा वगैरह और ऐसे घटनाओं की तरह वो ऐसा ना हो कि वो ठंडे बस्ते में चला जाए कुछ दिन का माहौल, क्योंकि जब तक उसका जो मतलब उद्देश्य था, जब तक उसका मोटिव था कॉन्स्पिरेसी, जब तक वो नहीं पूरा सामने आएगा तब तक तमाम तरह की बात उठाएंगे। कोई ये भी कह सकता है कि उनको भाजपा वाले ने मरवा दिया, कोई कहेगा टीएमसी वाले ने मरवा दिया, कोई कहेगा कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर चर्चा चल रही थी, तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्कोरिंग करने के लिए कोई ऐसी घटना करा दी गई। तो ये आप अफवाहों को या फिर इस तरह के सवालों को तभी रोक पाएंगे जब इस पर, जैसा हमारे संजय साहब ने कहा, कि ठोस कार्रवाई होगी और एकदम उसका जो सटीक, जो एकदम जो चित्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन दोषी है, दोषी को पकड़ा जाएगा। और ऐसे भी ना हो कि उल जलूल किसी दोषी को पकड़ लिया जाए। मामले को दिखाने के लिए वाकई में सही, निष्पक्ष और सटीक जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो डबल इंजन की बात हो रही थी। डबल क्या होती है? ट्रिपल इंजन है।
केंद्र सरकार है, राज्य सरकार भाजपा की हो गई है, इलेक्शन कमीशन भी है, अगर चौथा इंजन ले लिए तो गवर्नर साहब है। तो इतने सारे इंजन के रहते हुए भी, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि कॉम्पिटेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो फोर्सेस है वो बड़ी कॉम्पिटेंट है। हमने देखा है चुनाव में, अभी यहाँ 30-40 दिनों तक एक परिंदा पर नहीं मार पाया हमारे बहादुर जवानों ने। इतने अच्छा प्रशासन, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, पर आखिर प्रशासन के लेवल से ऊपर ये महकमे से ऐसी क्या ढील हो गई, ऐसी क्या ढिलाई उन्होंने बरत दी कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है। ठीक है, भाजपा के लोग उत्साहित है, उत्साहित के साथ साथ वो इतना उन्माद में है कि आज जो भय मुक्त बंगाल की भाजपा ने बात कर रही थी, उनका जो वो नारा था, उनका वो जो वादा था, वो धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। और बंगाल की ये स्थिति अगर हो जाएगी तो फिर लोग हताश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। मुकेश त्यागी जी, जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कि अब तो सत्ता आपके पास है, और जब यही संजय सर भी कह रहे हैं, हमने संजीव कौशिक जी को भी सुना, केतन जी भी पूछ रहे, सुनील जी भी यही बात पूछ रहे कि जब इतनी भारी तादाद में वहां पर पहले से सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट है, तो फिर बंगाल में अगर अब सुरक्षा नहीं है तो फिर कब होगी? और क्यों लोगों को यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि इसकी आदत डाल लीजिए, ये तो होता ही रहेगा? सर, टीएमसी के जाने के बाद कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? सीपीआईएम के राह पर चढ़ पड़ी थी टीएमसी, 15 साल के बाद से उसका सफाया हो गया। बीजेपी अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाई तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी आगे आने वाले समय में चुनौती होगी? नहीं, देखिए, इतनी सिंपल स्थिति नहीं है, बहुत जटिल स्थिति है। सबसे पहले मैं अपने व्यक्तिगत विचार रहा हूँ, पार्टी का विचार नहीं है। ठीक है। अभी वहां पर जो है बफर जोन बना हुआ है। सेंट्रल फोर्सेस जो हैं बहुत थक करके, मैं समझता हूँ अब उन्होंने कहा इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, हमने अपना कार्यक्रम समाप्त कर दिया, वो विड्रॉल के स्टेटस में लगे हुए हैं। दूसरी जो वहां की स्थानीय पुलिस है, अब उसके आगे राजनीतिक संकट यह आ गया है क्योंकि अब तक उनकी निष्ठा जो थी ममता बनर्जी के साथ थी। अब आप उदाहरण, तो उसलिए उनकी भी निष्क्रियता संभवतः हो सकती है। अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जब 7 जजेस को इन्होंने किडनैप किया, 500 मीटर दूर थे वो लोग और पुलिस को 10 घंटे लगे वहां पहुंचने में। तो ये मुझे बताइए कि किसका इसमें हाथ हो सकता है, किसके निर्देश हो सकते हैं? जब आपने मालदा में जजेस का केस सुना होगा, वहां तक किडनैप कर लिया, क्यों? क्योंकि वो 1.5 लाख लोगों के डिलीशन के ऊपर अपना एडजुडिकेशन करने वाले थे। तो सरकार उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। जब सीबीआई की टीम पहुंचती है तो वहां की स्थानीय पुलिस, वहां का पुलिस कमिश्नर उनको रोकता है, उनको रेस्ट करता है। ईडी की फोर्सेस पहुंचती है तो ममता बनर्जी खुद उनको जाकर के रोकती हैं। तो अगर आप संदेश खाली भी उठा के देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है शाहजहां शेख को इन्होंने लगातार अपनी वो दिया, तो ये इन्होंने इस प्रकार का। और मैं आपको बताऊं, वहां कुछ इंडस्ट्रियल जोन है, नॉर्थ 24 परगना है, ये यहाँ पर जो है लगातार लूट चल रही थी और एक्सटॉर्शन चल रहा था। अब ये एक बहुत बड़ा छोड़ दीजिए, है पे बात कीजिए आप। सुन लीजिए, भूतकाल की बात छोड़ दीजिए, जो बीत गई वो बात गई, आप वर्तमान की बात कीजिए। क्यों छोड़ दे भूतकाल की? क्यों छोड़ दे भूतकाल की? वर्तमान की बात कीजिए। भूत का कोई वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? रहने दीजिए। भूत ममता बनर्जी पे अभी भी चढ़ा हुआ है। मैं आज आपको बता दूं, ममता बनर्जी अभी भी सपने में सोच रही कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। वो कह रही मैं मुख्यमंत्री से नहीं। लेकिन मुकेश जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ममता बनर्जी के कह देने से तो नहीं होता है। आप जनता के जनाधार को या उनके आदेश को तो आप इनकार नहीं कर सकते। मैं रिजाइन नहीं करूंगी। अरे आप तो पराकाष्ठा की। मुकेश जी, पॉसिबल है क्या? मुकेश जी, आप भी अगर उनकी बात को दोहरा रहे हैं, पॉसिबल है क्या? राजनीतिक बातों को ना दोहरा करके सर, राजनीतिक बातों को अगर ना दोहराया जाए और इस बात पर फोकस किया जाए कि वाकई में क्या सुरक्षा मिल पाएगी बंगाल के लोगों को या नहीं, या इसी तरीके की आदत उन्हें डाल दी जाएगी? मैं आपको वही गारंटी कह रहा हूँ, बिल्कुल मिलेगी। अब मकोका के अपील हो रही है कि वहां पे सर, अखिलेश यादव भी ये पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अब इस बात पर चुप क्यों हैं? गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं आया है? अब तक कोई और ज्यादा इस मामले को लेकर के अपडेट क्यों नहीं आया कि कितनी जांच हुई है? 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, कौन है वो लोग? अरे देखिए, हम लोग हमने छवि जो है ना वेस्ट बंगाल के खातिर खराब नहीं करेंगे। हमको पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी संभालनी है। आपने देखिए अमित शाह ने, सर आप ये कह देते हैं, सर आप ये कह देते हैं कि कोई व्यक्ति भगवा धारण करके जानबूझ करके सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये बात पूछा जाता है कि ऐसा भी तो प्लान किया जा सकता है कि किसी को टोपी पहना के भेज दिया जाए किसी कार्यक्रम में, उस बात से इनकार कर देते हैं।
ये बंगाल की बात हो रही है, जब मणिपुर की बात होगी मणिपुर की बात करिएगा। अभी विषयांतर मत करिए। मुकेश जी, बिना बात मुकेश जी सवाल ये भी उठ रहा है, मुकेश जी सवाल ये भी उठ रहा है कि जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस के लोग ये आरोप जो लगा रहे हैं कि उनके ऑफिसेस को वेंटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है केतन जी, केतन जी 1 मिनट रुकिएगा, केतन जी 1 मिनट रुकिएगा, केतन जी 1 मिनट रुक जाइएगा। मुकेश जी आप इस बात का जवाब दे दीजिए। सवाल तो आप पे ये भी उठ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि भगवा लेकर के, भगवा गमछा या वो पट्टा पहन करके जो तोड़फोड़ की गई है वो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी कहती है कि तृणमूल के ही गुंडे हैं, वो जानबूझकर भगवा वेश धारण करके और उसके बाद से तोड़फोड़ कर रहे हैं ताकि आरोप बीजेपी पर जाए। तो यही बात तो तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को लेकर कह रही है। अभी आप देखिए, ऐसा अभी सत्ता हमारे हाथ में आई नहीं, अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ नहीं है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। सुनिए, अरे तो अभी क्या ट्रंप की सरकार अरे भैया अभी क्या ट्रंप का प्रशासन है? अरे सुन लीजिए, आप लोगों ने देखा क्या है कि आप लोग निष्कर्ष पे बड़ी जल्दी पूछते हैं। आप लोग अपने आप लोग जो है तार्किक आर्गुमेंट नहीं करते हैं, आप लोग भावनात्मक आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनका कोई तार्किक जवाब नहीं होता। आप भावनाओं में, मैं भी उतना ही दुखी हूं जितना आप दुखी हैं। आप ज्यादा अपने आप को शहीद मत बनाइए। शहीद हम हमारे अभी आप आने वाले दिन को देखिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी शरारती तत्व हैं, जो अमार सोनार बंगाल है ना, वो बनके दिखाई देगा आपको। क्योंकि क्या है, बंगाल जो है आप समझिए बॉर्डर स्टेट है, वहां पे बहुत खतरनाक एलिमेंट घूम रहे हैं और आप जैसे लोग संरक्षण देते हैं, उनको भावनात्मक सपोर्ट देते हैं। इसी वजह से सर तो जिस टेररिज्म का हवाला दिया जा रहा है अब इस मामले को लेकर के, ये इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, अब तो असर होना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, अब आप भी गोल गोल घुमाने की कोशिश करें। लौटूंगी मैं आपके पास, सुनील जी आपका रुक कर रही हूँ। ठीक है, आप क्योंकि घुमा रहे हैं सर, इसे आप टेररिज्म से लिंक कर दे रहे हैं। सिलीगुड़ी में अगर वो गाड़ी मिली है सर फर्जी नंबर प्लेट के साथ में, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आपने इसे जोड़ दिया, आपने टेररिज्म से जोड़ दिया। आप ये लांछन नहीं लगा सकती। मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। भाजपाओं की ट्रेनिंग होती है, भाजपाइयों की। अरे भैया ट्रेनिंग आप लोग, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे अनुशासन जो है। चलिए ठीक है मुकेश जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। तो सर संजय सर तो झूठ नहीं बोल रहे, संजय सर भी तो यही कह रहे हैं कि अगर जो जांच हुई है, इस जांच में और ज्यादा आगे का प्रोसेस क्या उठाएंगे, इसको लेकर अब तो कोई अपडेट क्यों नहीं है? कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है सुनील जी, नहीं लगा सकती आप गोल गोल घुमाने में। मुकेश जी मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। नहीं तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे पूरा बात खत्म नहीं होने दे रहे। चलिए ठीक है केतन जी, रुकिए मैं आपके पास भी लौटूंगी, तब आप अपनी बात रख लीजिए। केतन जी आपको मौका दिया गया था। ठीक है सुनील जी, एक सवाल ये भी जरूर उठता है कि टीएमसी के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से ये रैलियों के दौरान कहा गया था कि 4 मई के बाद हम देख लेंगे कि दिल्ली से किसका बाप आता है बचाने के लिए। सर ये किस तरीके की भाषा है? और उसके बाद जब चंद्रनाथ रथ की मां ये सवाल उठाती है और वो पूछती है इन्हीं स्टेटमेंट्स को दोहराते हुए, तो उन्हें आप कैसे तसल्ली देंगे? अरे रत्ना देवनाथ का केस उठा के देख लीजिए। रत्ना देवनाथ को लगातार थ्रेट करते रहे लोग। मुकेश जी ये सवाल सुनील जी से पूछा, उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। तो मैं भी बोलूंगा, ये बीच में क्यों बोल रहे थे? आप तो प्रखर होकर बोलने की हिम्मत कर रहे थे। आप मुझे बताइए रत्ना देवनाथ क्यों? मुकेश जी तो सवाल पूछ तो लिया, जवाब तो दे देने दीजिए। नहीं मेरा सवाल आपके माध्यम से है कि रत्ना देवनाथ जो कि आरजीकर की लड़की के माता थी, उनको लगातार थ्रेट किया गया, उनके पिता को थ्रेट किया गया, बोले अपनी बेटी के ऊपर जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। इस प्रकार की टिप्पणी टीएमसी के गुंडों ने की। उसको पकड़ा जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे हम आपकी तरह। चलिए ठीक है, अब केतन जी दोबारा से शुरू मत होइए सर, आप दूसरे मेहमानों का भी समय ले रहे हैं, आप दोनों लोग। ठीक है सुनील जी। देखिए सुरभि जी, देखिए भारतीय जनता वो पार्टी है जो दंगे खुद करवाती है और बड़ा बखान करती है पूरे देश के अंदर। अरे सुन लीजिए, मत करिए। 2019 भूल गए क्या? 2019 क्या आर्मी सैनिक खत्म हुए थे, उनकी जांच कहां तक पहुंची? 300 किलो आरडीएक्स आया था, वो कहां तक पहुंचा? कोई फाइलें दबी हुई हैं भाई। चुनाव जीत लिया आपने, सब कुछ कर लिया, पूरा बगान बनाया था 2019 में ही बनाया था। आतंकवादी आते हैं यहाँ पे मार के देश में चले जाते हैं, वो कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। अब सुनील जी एक बात बताइए, क्या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश आप नहीं कर रहे? आपने कहा इससे पहले 3 पीए की हत्या हुई है। सर जितनी मेरी जानकारी और सर जितने मैंने तथ्य जुटाए, उन तथ्यों में ये क्लियर है कि अब तक सिर्फ उनके 1 पीए रहे, उनकी जान गई है। आपने इससे पहले कहा 3 पीए की हत्या हुई है। सर कोई प्रमाण है, प्रूफ है सर? सुरभि जी,
अगर आप देखेंगे, आप उठा के गूगल कर लीजिए कि आपको पता लग जाएगा शुभेंदु अधिकारी जी के कितने पीए रह चुके हैं अभी तक 2013 से अब तक। सर तो सर अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो आपके पास तो सबूत होंगे, आपके पास तो लिस्ट होगी कौन कौन पीए रहे हैं, किन किन की जाने गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, संजीव जी ने भी नाम पढ़ा था, आपने कहा रुक जाइए, संजीव जी ने भी कहा प्रदीप झा 2013 में खत्म हुए थे और कहाँ पे उनका बॉडी मिली थी, सारी चीजें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एक करके जो चौथे पीए की हत्या हो रही है, ऐसा क्या राज है जिसकी फाइल अभी तक नहीं खुल रही है? 2013 में हुई थी तो क्यों नहीं फाइल खुली, 2018 में हुई थी तो फाइल क्यों नहीं खुली? फाइल क्यों दबा दी जा रही है, क्यों नहीं खुल रही? क्या ऐसा राज है शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के पास कि कुछ समय वो रात में रहती है और हत्या हो जाती है? कुछ तो है जो अभी भी आपकी पूरी केंद्र सरकार वहां बैठी है, गृह मंत्री जी क्यों नहीं कोई जांच करा ले रहे हैं, क्यों नहीं ट्रेस कर ले रहे हैं? जब आप लोगों को बसें पकड़नी होती है, उत्तर प्रदेश की बसें राजस्थान में टहल रही होती है तो तुरंत पकड़ लेते साहब, ये तो कांग्रेस ने भेजी है, फर्जी बसें हैं, आप लोग सबको ढूंढ लेते। आपके आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, 3 आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, आपकी नाक के नीचे से मार के निकल जा रहे हैं। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? फेलियर है गृह मंत्री का। मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री का फेलियर है। हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी घुस के अंदर मार के चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे बीएसएफ और आईसीएफ की टीम उनकी चौकियों के आगे से आतंकवादी आते हैं। लेकिन सुनील जी उस बात का क्या जब 4 मई के बाद देख लेंगे ये धमकियां जब तृणमूल कांग्रेस के नेता खुले मन से देते हैं? सुरभि जी मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री ने भी कोई कम वक्तव्य नहीं दिए कि उल्टा लटका के मारेंगे, ऐसा कर देंगे, समझ लेना, तुम्हें थाने में बंद कर देंगे, तुम लोगों को सिखा देंगे। ये गृह मंत्री की भाषा होती है, देश के गृह मंत्री। भाई देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे आप कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए गुंडों? तो सर इसी वजह से तो अभिषेक बैनर्जी के उस दिए गए बयान को लेकर के वो कोट अनकोट के तौर पर ये स्टेटमेंट सर माँ का है। सर देखिए माँ का स्टेटमेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपसे दावे से कह सकता हूँ, आप उन आरोपियों को पकड़ें और कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलेगा। और टीएमसी कुछ नहीं करेगी, ऐसे स्पोक्स पर्सन को, ऐसे नेताओं को बढ़ा चढ़ा करके उन्हें और सिराने पर बैठाएगी। क्योंकि रिजू दत्ता का बयान भी आपको याद होगा, जब उनकी वो क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उन्होंने भी कहा था इसी ऑब्जर्वर से आईपीएस जब वहां अजय पाल शर्मा पहुंचे थे कि हम देख लेंगे 4 मई के बाद, और ये सीधे अपने पैरों से वापस नहीं जा पाएंगे। इस तरीके की सर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुरभि जी आपने वर्डिंग उसमें जोड़ दिया, मत जोड़िए। सुरभि जी मैं बोलूं एक दो लाइन, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? सुरभि जी मैं बोलूं जरा, नहीं आप बोल लीजिएगा मनोज भाई, अभी बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मुकेश भाई, मुकेश भाई नाम तो सही लीजिए, नाम तो सही लीजिए। चलिए, है तो भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। नहीं आप चलिए ठीक है सर, जल्दी से, मेरे पास महज 2 मिनट का समय है सर। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नहीं, आपने कुछ गलत बातें करी। हाँ, आप लोग तो दूध के धुले हैं, पार्टी पूरी दूध की धुली है, बिल्कुल सत्य बात कहती है, सत्य बात हरिश्चंद्र की है, सब लोग ठीक है। मैं एक सेकंड, ठीक है मुकेश जी, मैं 1 मिनट में लौट रही हूँ। एक रिएक्शन अब मैं संजय सर से भी लेना चाहूंगी। संजय सर, इस मामले को लेकर के राजनीति हो रही है, जांच कैसे होगी? जी 10 सेकंड। मुकेश जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। सर संजय सर, देखिए राजनीति छोड़ के और कुछ भी नहीं होता है, और राजनीति ने ही पुलिस को भी खराब किया। और अभी एक स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि इनके समय, ममता बनर्जी के समय वो जुडिशियल ऑफिसर्स को लेके किया, और वो पुलिस किसकी बात सुनेगी? तो जो पावर में उसकी बात सुनेगी। तो गलत सही, लीगल इलीगल का पूरा भेदभाव पुलिस से आपने खत्म कर दिया, तो फिर आप चलाएंगे चुनाव आयोग की थी सर, वो एमसीसी के दौरान हुआ था सर, वो घटना एमसीसी के दौरान हुई थी सर। नहीं, जो उनका बोलने का मकसद था कि पुलिस जो है आंख बंद करके जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसका बात सुनती है। ठीक है, वो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर पुलिस को आपने अपना हैंड मेडन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, लास्ट रिएक्शन मुकेश जी जल्दी से दे दीजिए, समय नहीं है अब सर। देखिए इन्होंने प्रदीप झा के बारे में बोला। नंबर 2 जो दूसरा था वो सुमंदर चक्रवर्ती था, जो 2018 में बॉडीगार्ड था, वो उसका सुसाइड था या क्या था, वो उसमें था। दूसरा प्रदीप झा 2013 में था, और कौन किसकी सरकार थी 2013 में, जरा बताइए, किसने उसको दबाने की कोशिश करी होगी? तो आपका सवाल का उत्तर ही आप दे रहे हैं। प्रदीप झा का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, चौथा कैसे मारा गया, कैसे मारा गया? अरे खोल लीजिए, सीबीआई अरे तो जांच करिए ना, ये तो 2013
ठीक है सर, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। संजय सर, एक लास्ट छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में, उसके बाद सर मुझे शो वाइंड अप करना है। सीएम पद की शपथ लेनी है इनको। आप भ्रमित मत करिए लोगों को। आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं चौथा मार दिया गया बिना कुछ करे। बंगाल की स्थिति बेहतर नहीं है, फिर भी बंगाल की स्थिति बेहतर नहीं है, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी जो सरकार में नहीं है और सारी ताकतें जिसके हाथ में है, कम से कम उसे कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको पता था कि वहाँ की स्थिति बेहतर नहीं हो रहती है, हर इलेक्शन के बाद में इस तरह की स्थितियां बनती है, शायद चौकन्ना रहना चाहिए था। क्योंकि समय सर मेरे पास अब नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, केतन जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस से, और सुमित मल्होत्रा, नेता टीएमसी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, संजय साय जी, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े थे। और शुवेंदु के पीए का जो मर्डर हुआ है उसको लेकर के हमने चर्चा करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, इस बीच में क्या इंसाफ मिलेगा।